फटेगा तो संभलेगा इंडिया, तब तक खेले डांडिया। दोबारा सुनिए, जब फटेगा तब संभलेगा इंडिया, तब तक खेले डांडिया। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, ये खाली फोन नहीं है, कब ये बम में तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, आपके घर में तमाम ऐसी चीजें हैं जो किसी भी क्षण कभी भी बम के शक्ल ले सकती हैं। यानी आपकी हत्या करने के लिए, किसी की भी हत्या करने के लिए अब हत्यारे को यानी सुपारी किलर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब गोली, कट्टा, बम, बारूद या चाकू, छुरी चलाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी कभी भी किसी को भी बम के जरिए फाड़ा जा सकता है और बम आप खुद ही लेकर घूम रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे इजराइल ने भारतीय चुनाव आयोग के मुखिया राजीव कुमार और भारत के सुप्रीम कोर्ट तथा पूरे देश को यह संदेश दिया है, और देश ही नहीं पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि बकलोलई कम करो, दिमाग लगाओ। और दिमाग लगा रहा है इजराइल। नरेंद्र मोदी जब से गुजरात से दिल्ली आए हैं, लुटियंस दिल्ली में मोसाद की हरकतें बढ़ गई हैं। अमेरिका और यूरोप के देशों ने नरेंद्र मोदी का बड़ा वाला काटा है, बहुत बड़ा वाला, और नरेंद्र मोदी उफ तक नहीं कर पाए हैं। जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे ने भारत में बहुत कुछ बदल दिया। इतना बदल दिया कि दिल्ली में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करना भी गुनाह हो गया। मोदी के दौरे के 7 साल बाद इजराइल ने लेबनान में जो किया है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अरब देशों में खलबली मची है। लेबनान तो बेहोश जैसा हो गया है। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अवाक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इजराइल ने कैसे हिजबुल्लाह के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंध लगा दी है, क्या पेजर और क्या वॉकी टाकी। नेतन्याहू के इशारे पर इजराइल ने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लिथियम बैटरी वाले हर एक गैजेट को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। और ये सारी चीजें एक दिन में अंजाम नहीं दी गई हैं। इजराइल ने बताया है कि रिस्क लिया जाए तो किसी भी देश के लाखों नागरिकों को एक साथ, जी हां, एक साथ मारा जा सकता है। किसी भी देश के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक किया जा सकता है। और जिस डाइनिंग रूम में बैठकर हम आप चाय पीते हैं, टीवी का आनंद लेते हैं, एक मैसेज से उस टीवी को बम में तब्दील किया जा सकता है। आपको बम से उड़ाया जा सकता है। आपकी जेब में रखा मोबाइल फोन कभी भी फट सकता है। चौराहे पर वॉकी टाकी लेकर ट्रैफिक मैनेज कर रहे पुलिसकर्मी को कभी भी उड़ाया जा सकता है। लेकिन ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? आखिर हमें इजराइल से सचेत रहने की आवश्यकता क्यों है? और सिर्फ इजराइल ही क्यों, चीन जैसे देशों से भी सतर्क रहने की जरूरत क्यों है? आगे समझेंगे। इजराइल जो कर रहा है उसके खिलाफ हमें बोलने की जरूरत क्यों है? हमें नरेंद्र मोदी से यह सवाल करने की आवश्यकता क्यों है कि आप इजराइल के आगे सरेंडर क्यों कर रहे हैं? आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ वोटिंग करने से भारत कन्नी काट लेता है, गायब हो जाता है? इजराइल ने फिलिस्तीन में कहर ढा रखा है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, 2023 से हिंसा जारी है। इजराइल में 50,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया है। लेकिन विदेश में गांधी और बुद्ध के नाम पर माला जपने वाले नरेंद्र मोदी इजराइल के आगे सरेंडर कर देते हैं। ये कौन सी पॉलिसी है, कैसी विदेश नीति है? पिछले कई साल से भारत में पेगासस के इस्तेमाल की खबरें आती हैं। लगातार आरोप लगते हैं। नेताओं और पत्रकारों को एप्पल वाले मैसेज भेजकर बताते हैं, अलर्ट करते हैं कि आपका फोन आपकी सरकार के इशारे पर जासूसी का शिकार बनाया जा रहा है। खबरें छपती हैं और फिर हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि 2017 में इजराइल के दौरे पर गए नरेंद्र मोदी पेगासस खरीद कर लाए थे। ये हम नहीं कहते, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है। भारत सरकार ने इजराइल से पेगासस खरीदा है। जब भी भारत में विपक्षी नेता हैकिंग और जासूसी का आरोप मोदी सत्ता पर लगाते हैं, बीजेपी वाले चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कोई जासूसी नहीं हो रही है। और विपक्षी पार्टियां, जनता हमारे साथ हैं कि माला जप कर चुप हो जाते हैं। हालिया घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि आपके हाथों में जो मोबाइल फोन है वो एक बम है। अगर कोई देश चाह ले तो उसमें धमाका हो सकता है, खासकर वो देश जिसने इसको बनाया है, जैसे इजराइल ने लेबनान में किया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सब कुछ हैक हो सकता है, सिस्टम भी और सप्लाई चेन भी। लेकिन मोदी और सुप्रीम कोर्ट को लगता है, भारत के चुनाव आयोग को लगता है कि ईवीएम का बक्सा हैक नहीं हो सकता। इजराइल में बैठकर एक साथ 5,000 पेजर्स में ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकता। गजब की थेथरई है। बेरूत के किसी घर में रखे रेडियो सेट में ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकता। हिजबुल्लाह के किसी लड़ाके के हाथ में रखे वॉकी टाकी के सेट में ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकता। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी यही कहानी सुनाते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि कुछ भी हैक हो सकता है, लेकिन भारत सरकार के मंत्री कह देते हैं कि नहीं नहीं, हमारा ईवीएम एकदम सेफ है जी, ये हैक नहीं हो सकता। हर चीज का इलाज है, हर सवाल का जवाब हो सकता है, मगर थेथरई का कोई जवाब नहीं हो सकता। और यही थेथरई आजकल भारत में चरमोत्कर्ष पर है। मोदी के मित्र बेंजामिन नेतन्याहू ने दिखाया है कि
कि कुछ भी हो सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल ने दहला दिया है। 4000 से ज्यादा पेजर्स में ब्लास्ट के बाद 12 लोगों की मौत हुई है और 2800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पेजर्स में ब्लास्ट मंगलवार को हुए, जबकि रेडियो सेट, टीवी, फोन और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट की खबरें बुधवार को आई। इजराइल ने बता दिया है कि मिडिल ईस्ट के देश उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, हमास, यमन, ईरान के संग एक साथ मुकाबला कर रहे इजराइल ने हिजबुल्लाह और ईरान के जहन में सनसनी पैदा कर दी है। और यह तब हुआ है जब इस साल की शुरुआत में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े नेता ने अपने लड़ाकों से फोन का इस्तेमाल न करने को कहा था। यानी कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को अंदाजा था कि उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल उनका पीछा करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, उन्हें मारने के लिए किया जा सकता है। अगर इजराइल ये सब करता है तो नरेंद्र मोदी भी कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल मोदी का समर्थक है और मोदी इजराइल के समर्थक हैं। आपको याद है कि नहीं, जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह वाले इजराइल में ड्रोन से हमला करते हैं, वैसे ही मणिपुर में ड्रोन से हमला शुरू हो गया है। तो फिर लेबनान में जिस तरह पेजर्स में ब्लास्ट हुआ, वैसे ही भारत में क्यों नहीं हो सकता। इजराइल के साथ जंग की शुरुआत हमास ने की थी और इस जंग पर तमाम सवाल हैं, लेकिन इजराइल ने जो किया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सोचिए, एक देश में एक ही साथ 4000 ब्लास्ट हों और उसमें 2800 लोग घायल हो जाएं, 12 की मौत हो जाए और फिर लोगों को पता चले कि उनके हाथ में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, दरअसल वो गैजेट से ज्यादा बम है। कैसी दहशत होगी, कितना डर होगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन पहली बार किया है। हाँ, इस बार उसने अपनी ताकत के डर को हजारों लड़ाकों के दिलों में उतार दिया है। हमास के साथ इजराइल की जंग की शुरुआत 2023 में हुई, नई वाली जंग, जिसमें 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। लेकिन ये जंग अब कई देशों में फैल चुकी है। भारत भी इस जंग का हिस्सा है, लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब आपके होश उड़ा देगा। मगर इससे पहले कि होश उड़ जाएं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना, शेयर करना, कमेंट करना, ये सब बिल्कुल फ्री है, मगर इसी से आपका ये चैनल मजबूत होता है। तो ये काम शुरुआत में ही निपटा लिया करिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी तो आपकी बात कर पाते हैं। और आपकी बात यूं ही बुलंद आवाज के साथ होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा सहयोग करते रहें। सबसे पहले ये जानिए कि पेजर होता क्या है। आपको अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा तो याद ही होगी। तो उसमें एक सीन है जब पुष्पा सीनू के घर जाता है और चंदन की लकड़ी बेचने की डील करता है। इस दौरान वो सीनू के ही मोबाइल से चंदन की लकड़ी के सबसे बड़े खरीदार मुर्गन को फोन करता है और कहता है कि वो सिंडिकेट मेंबर है और अब वो सीनू को माल नहीं बेचेगा, सीधे चेन्नई जाकर मुर्गन से बात करेगा। इस बातचीत में ही पुष्पा कहता है कि मेरे पेजर का नंबर लिख लो, 8384। ये वही पेजर है जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन आने से पहले किया जाता था। इसके जरिए सिर्फ मैसेज भेजे और रिसीव किए जाते थे। रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके सारे मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन जब मोबाइल आया तो उससे न सिर्फ बात होने लगी बल्कि मैसेज भी आने जाने लगे। अब तो मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप से लेकर टेलीग्राम और मैसेंजर से लेकर इंस्टाग्राम तक दुनिया भर के ऐप बन गए हैं। फिर भी लेबनान और सीरिया में लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सुरक्षा का खतरा है। पेजर बिना मोबाइल नेटवर्क के भी काम करता है। जिन इलाकों में आज भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, वहां पेजर काम करता है और इसी के जरिए मैसेज भेजे भी जा सकते हैं और रिसीव भी किए जा सकते हैं। लिहाजा इजराइल से लड़ने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लड़ाई के दौरान ऐसे इलाकों में भी जाना होता है जहां नेटवर्क नहीं होता है। ऐसे में वो पेजर का इस्तेमाल करते हैं। ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन सीधे तौर पर इजराइल के साथ भिड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ने ही इतने बड़े पैमाने पर धमाके किए हैं। हिजबुल्लाह और हमास ने भी ड्रोन बम से इजराइल पर हमला करके तेल अवीव को चौंकाया है। लेकिन इजराइल का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत है, इतना चौचक है कि वो हवा में ड्रोन बम को मार गिराता है। लेबनान में धमाके से पहले इजराइल ने तेहरान में हमास के बड़े नेता इस्माइल हनिया को बेडरूम में बम लगाकर मारा था। तब भी यह सवाल उठा था कि आखिर इजराइल इतना अंदर तक घुसा कैसे, पहुंचा कैसे। तेहरान में इजराइल के एजेंटों ने हमास के सबसे बड़े नेता के बेडरूम में सेंध लगा दिया। हनिया के बेडरूम में धमाका रिमोट से किया गया, जबकि 5000 पेजर्स में ब्लास्ट एक मैसेज के जरिए किया गया है, ऐसी चर्चा है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेह को मारा था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि फखरीजादेह को मारने के लिए इजराइल ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया था और जैसे ही फखरीजादेह का चेहरा पहचान में आया, मशीन गन ने
गोली चला दी। ये हमले, ये हिंसा बताती है कि इजराइल क्या क्या कर सकता है और इजराइल को किसका सपोर्ट है, अमेरिका का। और इजराइल किसको सपोर्ट कर रहा है, नरेंद्र मोदी को। हाल ही में ईरान ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति पर चिंता जताई थी, जिसके बाद इजराइल ने ईरान को जवाब दिया। दुनिया के किसी दूसरे देश ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को जवाब देने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन इजराइल ने ऐसा किया। यह बताता है कि भारत और इजराइल का रिश्ता कहां पहुंच गया है। यहां भारत की जगह अगर नरेंद्र मोदी लिखें तो और अच्छा होगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत फिलिस्तीन का करीबी था। दिल्ली की विदेश नीति में अरब मुल्कों को प्राथमिकता थी, लेकिन 2014 में सब कुछ बदल गया। अब हम इजराइल के दोस्त हैं। फिलिस्तीनी बच्चों पर हमला करने के लिए इजराइल को गोला बारूद भेजते हैं। हमारी फैक्ट्रियों से निकला हथियार फिलिस्तीनी मासूमों को मारने के काम आता है। वाह मोदी जी वाह, आप भी बोलिए। लेकिन यहीं पर अमेरिका और यूरोप ने मोदी को गच्चा दे दी। वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हिजबुल्लाह ने अगर अपने लड़ाकों को मोबाइल का इस्तेमाल करने से मना किया था तो उसका मकसद यही था कि कहीं इजराइल उन्हें ट्रैक करके ठोक न दे। और आपको पता है कि इजराइल के पास पेगासस भी है। सवाल यह है कि दुनिया भर के देश इजराइल के अत्याचारों पर चुप क्यों है? अमेरिका चुप क्यों है? क्या इजराइल का सातों खून माफ है? आखिर अरब देशों के मासूम लोगों का मानवाधिकार है कि नहीं? दूसरों को मानवाधिकार के मुद्दे पर ज्ञान देने वाला अमेरिका इजराइल के अत्याचारों पर चुप क्यों हो जाता है, उसे सह क्यों देता है? लेबनान में पेजर में धमाकों के बाद वाकी टाकी में ब्लास्ट हुआ। एक ब्लास्ट तो हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार के बेटे के अंतिम संस्कार के समय हुआ। अम्मार का बेटा 17 सितंबर को हुए पेजर धमाके में मारा गया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत के लिए पेजर के साथ साथ वाकी टाकी का भी इस्तेमाल करते हैं। रॉयटर्स ने दावा किया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजर्स में विस्फोटक लगाए थे। ये पेजर्स कोड की मदद से ऑपरेट होते हैं। इन्हें इसी साल की शुरुआत में लेबनान भेजा गया था। मंगलवार को इन पेजर्स पर एक मैसेज आया जिसने विस्फोटक को एक्टिव कर दिया और एक साथ हजारों पेजर्स में ब्लास्ट हो गए। हमले में 12 लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा घायल हुए। घायलों में लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। इन ब्लास्ट के जरिए इजराइल ने बता दिया है कि उसने हिजबुल्लाह के सिस्टम को हैक कर रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को आपसी बातचीत के लिए अब सोचना पड़ेगा कि वे किस कंपनी का गैजेट इस्तेमाल करें और कम्युनिकेट करने का रास्ता कैसे निकालें। सवाल यह भी है कि कौन सी कंपनी है जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने का जिगरा दिखा पाएगी। भारत में जब पेगासस से जासूसी का मामला सामने आया तो विपक्षी नेताओं ने एक दूसरे से फोन पर बात करना बंद कर दिया। ज्यादातर इंटरनेट कॉल करने लगे, फेस टाइम का इस्तेमाल करने लगे, साधारण फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया। तो अब हिजबुल्लाह के सामने संकट है कि वो कम्युनिकेशन के लिए किस सिस्टम का इस्तेमाल करे, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ब्लास्ट तो हो सकता है, वो हैक हो सकता है, लेकिन भारत का ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ये बात आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम फिक्स करवा लीजिए, वेल्डिंग करवा लीजिए जरूरत पड़े तो। लेबनान के सुरक्षा अधिकारियों ने माना है कि जिन वाकी टाकी में धमाका हुआ उन्हें हिजबुल्लाह ने 5 महीने पहले पेजर्स के साथ ही खरीदा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजर्स के अंदर इजराइल ने जो विस्फोटक फिट किया था उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। यानी आप पता भी नहीं लगा सकते कि इसमें विस्फोटक लगा है कि नहीं। यहां तक कि किसी भी डिवाइस या स्कैनर से भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि इजराइल को डर था कि हिजबुल्लाह को पेजर में विस्फोटक होने का पता चल सकता है। ऐसे में इजराइल के पास 2 ही ऑप्शन थे, इस्तेमाल करो या फिर भूल जाओ। इजराइल ने पहला ऑप्शन चुना और इस्तेमाल कर लिया। पेजर ब्लास्ट सिर्फ लेबनान में नहीं हुआ, सीरिया में पेजर फटने से 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसमें 7 लोगों की मौत हुई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने इन पेजर्स में विस्फोटक कैसे फिट किया और यह हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास कैसे पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि हिजबुल्लाह को शक था कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल घातक हो सकता है, इसलिए हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को पेजर्स का इस्तेमाल करने को कहा। इजराइल को इसकी जानकारी मिली तो नेतन्याहू ने साल 2022 में 3 सेल कंपनियां बनाई। इनमें एक कंपनी का नाम BAC कंसल्टिंग फर्म है। इस कंपनी को हंगरी के बुडापेस्ट में स्थापित किया गया। यहां से BAC ने ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो से संपर्क साधा, उनका विश्वास जीता और कम दाम वाले सस्ते पेजर्स बनाने के लिए समझौता किया। BAC वाले पेजर्स नहीं बनाते थे बल्कि ताइवानी कंपनी के पेजर्स को उनके नाम और लोगों के साथ बेचते थे। BAC के ग्राहकों में हिजबुल्लाह भी था, लेकिन BAC वाले पेजर्स बेचने से पहले एक काम करते थे, पेजर्स में PETN विस्फोटक और स्विच लगाते थे। यह स्विच इतना सॉफ्ट था कि एक मैसेज से एक्टिव हो सकता था। 17 सितंबर को इजराइल ने यही किया। लेबनान में मौजूद पेजर्स पर एक मैसेज भेजा गया और हजारों पेजर्स बीप बीप करने लगे। इससे पहले कोई कुछ समझता, एक साथ हुए हजारों धमाकों ने पूरे लेबनान को हिलाकर रख दिया। CNN और अल जजीरा के
मुताबिक ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के फाउंडर हसू चिंग कुआंग ने कहा है कि लेबनान में जिन पेजर्स में धमाके हुए हैं ये डिवाइस उन्होंने नहीं बनाए, ये डिवाइस उनके नाम से चलने वाली एक यूरोपीय कंपनी ने बनाए हैं। कुआंग ने कहा है कि उनकी कंपनी ने गोल्ड अपोलो ब्रांड का इस्तेमाल करने के लिए एक यूरोपीय डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 3 साल पहले करार किया था। यह डिस्ट्रीब्यूटर हंगरी के बुडापेस्ट से ऑपरेट करता है और इसका नाम BAC कंसल्टिंग फर्म है। यह कंपनी पहले गोल्ड अपोलो के पेजर का आयात करती थी। बाद में उन्होंने गोल्ड अपोलो से कहा कि वे अपना खुद का पेजर बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ताइवानी कंपनी के ब्रांड का इस्तेमाल करने का अधिकार मांगा था। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने गोल्ड अपोलो से करीब 5000 पेजर खरीदे थे। इनमें से कुछ ईरान और सीरिया में भेजे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ है उन्हें हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। हिजबुल्लाह का मतलब पार्टी ऑफ गॉड है। यह संगठन खुद को पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक ताकतवर ग्रुप है। अमेरिका और कई देश ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया है। 1980 की शुरुआत में लेबनान पर इजराइल के कब्जे के दौरान इसे ईरान की मदद से बनाया गया था। 1960-70 के दशक में लेबनान में इस्लाम की वापसी के दौरान इसने धीरे धीरे जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। ऐसे तो हमास सुन्नी फिलिस्तीन संगठन है, जबकि ईरान के सपोर्ट वाला हिजबुल्लाह शिया लेबनानी पार्टी है। लेकिन इजराइल के मुद्दे पर दोनों संगठन एकजुट रहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ एकजुट रहते हैं। दरअसल जून 2024 में इजराइल के एक पूर्व एम्बेसडर ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी इजराइल को 1999 का एहसान चुका रहे हैं और तब पहली बार खुलकर सामने आया कि भारत इजराइल को हमास के खिलाफ लड़ने के लिए अक्टूबर 2023 से ही हथियारों की सप्लाई कर रहा है, गोला बारूद भेज रहा है। फरवरी 2024 में यह खबर आई कि भारत इजराइल को ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। आपको बता दूं कि 2017 में नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के बाद अडानी ने इजराइल के साथ मिलकर कई डिफेंस कंपनियां शुरू की हैं। इन कंपनियों के साथ इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम का ज्वाइंट वेंचर भी है। माना गया था कि इजराइल को ड्रोन सप्लाई करने का आदेश दिल्ली के इशारे पर हुआ था। मई 2024 में ही एक और खबर आई जिसमें कहा गया कि भारत से हथियारों की खेप ले जा रहे मारियाना डानिका जहाज को स्पेन ने अपने पोर्ट पर खड़ा होने की अनुमति नहीं दी। यह जहाज इजराइल के एक पोर्ट पर जाने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जबरदस्त बवाल मचा। इस जहाज पर 27 टन गोला बारूद और विस्फोटक लदा था। लेकिन रॉयटर्स ने 19 सितंबर को एक बड़ा खुलासा किया और इस खुलासे ने नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी। यह खुलासा बताता है कि नरेंद्र मोदी का कोई धर्म ईमान नजर नहीं आता। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोप के देशों ने भारत से गोला बारूद खरीदा है और यह गोला बारूद यूक्रेन को दिया जा रहा है। रूस को इस बात का पता चल गया और उसने नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके जेम्स बॉन्ड से इस पर नाराजगी जताई है। लेकिन मॉस्को की नाराजगी के बावजूद नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय देशों के साथ हथियारों का व्यापार बंद नहीं किया। मतलब उन्हें गोला बारूद बेचा जा रहा है और वे यूक्रेन को भी इसकी सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि इजराइल के मामले में भारत सरकार न ये स्वीकारती है कि वो हथियार दे रही है और न ही मना करती है कि नहीं दे रही है। अब आप समझिए कि भारत को रूस के खिलाफ करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कैसे खेल किया। रूस से तेल खरीद कर यूरोपीय देशों को बेचने वाले मोदी अब यूरोपीय देशों को हथियार बेच रहे हैं और इन हथियारों का इस्तेमाल रूस के ही खिलाफ हो रहा है। रूस ने जुलाई में ही विदेश मंत्री के साथ इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब आप समझिए कि भारत का इस्तेमाल किस तरह रूस और यूक्रेन युद्ध में हो रहा है। जिन देशों ने भारत से हथियार खरीदकर यूक्रेन को बेचा है उनमें इटली और चेक रिपब्लिक का नाम सामने आया है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे रूस भारत से नाराज चल रहा है और मोदी के जेम्स बॉन्ड, कथित जेम्स बॉन्ड मॉस्को जाकर उसे समझा रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति ने भारत की स्थिति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। दुनिया में दो जंग चल रही है, रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध और फिलिस्तीन में हमास के साथ इजराइल का युद्ध। मोदी इजराइल को हथियार बेच रहे हैं और यूरोप के देश भारत से हथियार खरीद कर यूक्रेन को दे रहे हैं। इसे विदेश नीति का चोखा बनाना कहते हैं। नरेंद्र मोदी जो आज कर रहे हैं उसका अंजाम भारत की जनता को भुगतना होगा, क्योंकि सब कुछ समय का फेर है। और इससे भी बड़ी चिंता की बात भारत के लिए यह है कि हमारे आपके हाथ में या फिर हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो किन देशों से आते हैं। आपको भी पता है किस देश से आते हैं। ज्यादातर सप्लाई चीन की है और चीन से भारत के रिश्ते कैसे हैं ये भी आप जानते हैं। कथित तौर पर चीन ने भारत की 4000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक जमीन कब्जा कर रखी है।
चीन ने ही पिछले सालों में हमारे 20 जवानों को मार डाला और प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। अभी 2 दिन पहले ही खबर आई कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास चीन हेलीपैड वगैरह बना रहा है, मगर साहब की जबान नहीं खुलती चीन के मामले में। ध्यान रखिएगा, पीएम केयर फंड में जो दुनिया का सबसे बड़ा कथित फ्रॉड कहा जाता है, उस पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की मोबाइल कंपनियों से भी चंदा खाया है, वो भी करोड़ों का चंदा खाया है। और ये बात चीन की कंपनियों ने ही बताया है कि हमने मोदी के पीएम केयर फंड में चंदा दिया है, वो भी करोड़ों का। अब सोचिए कि अगर कभी भविष्य में ऐसा होता है कि चीन से भारत की खुली लड़ाई हो जाती है, तो चीन क्या क्या कर सकता है। क्या हमारे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन चाइना से आते हैं, उन मोबाइल फोन को बम की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अगर इतना न भी सोचें तो जरा कल्पना करिए कि क्या एक झटके में चीन जैसे देश भारत के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक नहीं कर सकते हैं, उसे बंद नहीं कर सकते हैं। क्या चीन के ऊपर भारत की इतनी निर्भरता भारत के हित में है? सोचिएगा जरूर और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही सवाल यह भी दिमाग में रखिए कि जब दुनिया में हजारों की संख्या में गैजेट्स एक साथ बम ब्लास्ट में तब्दील किए जा सकते हैं, कोई एक मैसेज भेजकर हजारों पेजर में ब्लास्ट कर सकता है। एलन मस्क जैसा टेक्निकल आदमी खुलेआम कहता है कि कुछ भी हैक हो सकता है, और भारत के कुछ मंत्री उन्हें जवाब देते हैं कि हमारा ईवीएम हैक नहीं हो सकता। पिछले दिनों जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से ही चुनाव होगा। पर्चियों को गिनने की बात आई तो भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। यानी ईवीएम में किसी भी गड़बड़ी के होने से जैसा इनकार चुनाव आयोग और भाजपाई नेता करते आए हैं, उसी बात से भारत का सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से सहमत हो जाता है और भारतीय लोकतंत्र को जबरदस्त तमाचा मारता है। ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र भरोसे का नाम होता है, और भरोसा ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर भारतीय इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में है। वैसे अब तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने डीवाई चंद्रचूड़ को यानी चीफ जस्टिस को पुजारी पार्टनर बना लिया है, तब से भरोसा सुप्रीम कोर्ट से भी और ज्यादा डगमगाने लगा है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया का कुछ भी हैक हो सकता है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती।